हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जब हम इलेक्शन टॉपिक करते हैं या हम इलेक्शन के रिलेटेड बात करते हैं तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शंस कंटेस्ट करवाए जाते हैं। इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में शुरू करूँ, लेट्स सी हम इसको और कौन कौन से नामों से जानते हैं। FPP, प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम या सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। इन सभी नामों का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो इसको प्रैक्टिस करती हैं। अनडाउटेबली हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भारत देश महान तो है ही है। हमने ये सिस्टम किससे लिया? UK से। उसके अलावा कनाडा, इसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, घाना है, कीनिया है एंड सो ऑन। बहुत सारे नेशंस हैं जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या FTPT को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्दर, अब इस सिस्टम का मतलब क्या है? मैंने जो नॉर्मली क्लासेस में भी नोटिस किया है कि बच्चों को ये सिस्टम समझ में बहुत मुश्किल से आता है। अब देखो, ध्यान से सुनिए कि हमारा पिक्चर क्या कह रहा है। दो तरह का सिस्टम है, एक मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम और एक प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम। जब हम मेजॉरिटी में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 9 पीपल हैं, लेकिन 9 में से जब 5 वोट करते हैं तो इसका मतलब हो गया मेजॉरिटी, मतलब 50+1 यानी 51% वोट्स अगर फेवर में आ गई तो वो मेजॉरिटी सिस्टम हुआ। बट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या कहता है? ज़रूरी नहीं है हमें 50% वोट मिलेगी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन हमें ज़्यादा वोट्स मिलनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलनी चाहिए। अब अभी भी कन्फ्यूजन है तो और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए कंटिन्यू करते हैं। देखो, जब हम मेजॉरिटी का मतलब बोलते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट वर्ड। या एब्सोल्यूट यूज़ हो या मेजॉरिटी वर्ड यूज़ हो तो एक ही मतलब है, यानी 50% या उससे ऊपर। अगर 9 पीपल हैं तो उसका 50% 5 होंगे, ठीक है। 5 का 6 हो सकता है। 50+1 यानी 51% वोट्स हो गई तो वो जीत गई, या 50% वोट्स हो गई वो जीत गए। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट किसी तरह से भी मेजॉरिटी सिस्टम की बात नहीं करता है। रिमेंबर, हम 50% वोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कहाँ हो सकता है? ये सिस्टम सिर्फ वहाँ इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस है। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, हम जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। अगर हमारी स्टेट में CM के लिए इलेक्शन हो रहे हैं तब भी हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारी कंट्री के लिए PM के वोट इलेक्शंस हो रहे हैं तब भी हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो उस केस में जहां हम सीधा वोट कास्ट करने जा रहे हैं पोलिंग बूथ में, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ओके, देन अब इसमें क्या किया जाता है? मेजर पार्ट, पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि मैं एक एक पॉइंट लेके आ रही हूँ। इसी की रेफरेंस में एक और सिस्टम है, वो इसके एंटी जाएगा ताकि आपको इजी हो जाए समझना। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या करते हैं कि पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करने को तो 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन जितने मर्जी लोग कंटेस्ट करें इलेक्शन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जीतते कितने हैं? सिर्फ एक। विनर कौन होता है? सिर्फ एक। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब हम वोटिंग करने जाते हैं, और अगर आप अभी तक वोटिंग करने नहीं गए हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, EVM में बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, 15-16+ नेम्स होते हैं, पर उनमें से जीत के तो कोई एक ही आता है ना। तो हम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी एक ही मेंबर को जीतते हैं। अब इसमें क्या है कि कैंडिडेट
जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगी उसको हम विनर डिक्लेयर करेंगे। रिमेंबर, वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा, मैंने 50% की बात नहीं की है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगी वो क्या होगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये सिस्टम कहाँ इम्प्लीमेंट है, जब लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं या जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शन होते हैं। लोकसभा हम पीएम को सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हम चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं। रिमेंबर, ये सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लोकसभा। नाउ फर्दर, अब ये सिस्टम समझने के लिए देखिए, इसको एक हॉर्स रेस के साथ हम कंपेयर करने वाले हैं। अब हॉर्स रेस में क्या है, एक ही घोड़ा तो नहीं ना दौड़ रहा, देयर आर सेवरल हॉर्सेस, है ना। तो इसी तरह से जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस होते हैं तो कोई एक पर्सन नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, पर जो सबसे पहले नंबर पे ज़्यादा वोट्स ले लेगा, फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा, वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनमें से जिसके पास मैक्सिमम वोट्स आ जाएंगी उसको हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं, और विनर सिर्फ एक ही होता है। अगर अभी भी, क्योंकि हम मोस्टली सिस्टम को हॉर्स रेस के साथ कंसीडर करते हैं, बट अगर अभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्या सिस्टम है, एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोट्स कितनी है, 50। कितनी वोट्स हैं, 50। अब उन 50 वोट्स में ए को मिली 15 वोट्स, 15 वोट्स, बी को मिली 13 वोट्स और सी को मिली 22 वोट्स। तो विनर कौन हुआ, सी। विनर कौन हुआ, सी। क्यों, देखो, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लोग रह रहे हैं, है ना, लेकिन वोट्स तो डिवाइड होगी ना, अलग अलग लोगों ने अपनी चॉइस के हिसाब से कोई ए को दे दिया कुछ वोट्स, कुछ बी को दे दिया, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिली है, वो सी को। इसीलिए हमने सी को क्या डिक्लेयर किया, विनर। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट में हम यही बोलते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए 50% वोट्स तो किसी को मिल ही नहीं सकती है ना। अगर 15-16 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस तो मतलब ही नहीं है, बहुत मुश्किल है कि किसी को 50% वोट्स मिल जाएं। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को फर्स्ट पास द पोस्ट से डिलीट कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि इनमें भी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रही हैं, देखो किसी को भी, सी को 50% वोट्स नहीं मिली, अगर हम 50 वोट्स का हाफ करते हैं तो वो 25 होना चाहिए, लेकिन सी जिसको हमने विनर डिक्लेयर किया है उसके पास तो सिर्फ 22 वोट्स हैं। क्लियर, तो इसीलिए जो सी है वो क्या बन गया यहाँ पे, विनर। और इसीलिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि इतने % वोट्स मिली, उतने % वोट मिली, तो अब आपको समझ आया कि हम ये 22 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब इसको सिर्फ 22 वोट्स मिली हैं, इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% वोट्स नहीं लिए हैं, पर फिर भी ये विनर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, जैसे कि 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में 415 सीट्स जीत ली थी आउट ऑफ 543 सीट्स, यानी 80% सीट्स कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन वोट परसेंटेज कितना था, 48%। अब वोट परसेंटेज क्यों 48% था, हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें से एक बंदा विनर निकल के आया 22 वोट्स जीत के। क्लियर, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 2014 के जब जनरल इलेक्शन हुए थे, बीजेपी को सिर्फ 31% वोट्स मिली थी, लेकिन उन्होंने सीट्स कितनी जीती थी, 52%। 2019 के जब जनरल इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 37% वोट्स मिली थी और उन्होंने सीट्स कितनी जीती थी, 55%। सेम वे वेस्ट बंगाल के जब असेंबली इलेक्शन हुए थे सीएम चुनने के लिए, तो तृणमूल कांग्रेस, इनको 47.9% वोट्स मिले थे, लेकिन सीट्स कितनी मिली थी, 72.4%। 294 सीट्स में से इनको अपनी स्टेट में 213 सीट्स मिली थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% सीट्स मिलेंगी तभी आप विनर हो, आपको मैक्सिमम, ज़्यादा, मोस्ट सीट्स मिलनी चाहिए तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विनर डिक्लेयर हो जाओगे।
आई होप कि आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब समझ में आ गया है। अगर डेफिनेशन भी आपसे कोई पूछता है तो आपने यही बोलना है जिसको मैक्सिमम सीट्स मिले या जिसको मोस्ट सीट्स मिले। ये तो मैंने आपके सामने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स को ही कोट किया है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जहाँ वोट परसेंटेज तो कम मिल रहा है लेकिन सीट्स ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये एज्यूम करते हुए कि आप सबको समझ आ गया है, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इसके मेरिट्स के साथ। इसका सबसे पहला मेरिट है सिंपल एंड फेमिलियर मेथड। क्योंकि एक सिंपल मेथड है, हमें पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4, 5, 6, 15, 16 एंड सो ऑन कितने भी लोग कंटेस्ट करेंगे, हमने सिंपली उनमें से किसी एक बेस्ट को, जो हमें बेस्ट लगता है उसको हमने सिलेक्ट करना है, अपना वोट उसको कास्ट कर देना है। और ये एक फेमिलियर मेथड है, मतलब शुरू से यही मेथड अडॉप्ट किया है तो हर कोई इसके साथ अब फेमिलियर है। सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंटली कहता है मेरिट में इजी टू कंडक्ट। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, लार्ज कंट्री है, इसमें जितनी भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड कर दिया है, तो देन इट विल बिकम अ वेरी सिंपल एंड ईजी मेथड टू डू। अगर पूरी कंट्री को एज अ होल ही हमने इलेक्शन कंडक्ट करने हैं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कंडीशन में विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इसीलिए बड़ा आसान हो जाता है फ्री एंड फेयर करना जब हम एक इतने बड़े देश को छोटे छोटे टुकड़ों में हम उनको जोग्राफिकल यूनिट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज सेइंग कि इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी हमें ज़रूरी नहीं है। अब किसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वो है हम एज अ वोटर। हमें जो अच्छा लग रहा है, जिसकी पॉलिसीज़ हमें अच्छी लग रही हैं, जिसकी बात हमें समझ में आ रही है कि वो हमें ये प्रोमिसेस कर रहे हैं, हमें किसी तरह से कोई ब्राइबिंग नहीं की जा रही है, या हमने जिनको सिलेक्ट किया था उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया है तो हमने इस बार उनको वोट नहीं देके किसी दूसरे को चांस देना है, तो इसके लिए कोई मुझे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वोटर को जितनी अंडरस्टैंडिंग है, इजी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसके हिसाब से अपना वोट कास्ट कर देते हैं। द अनदर मेरिट इज़ कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में पता होता है, क्योंकि मोस्टली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे ही एरिया के होते हैं। हमने उनको 5 years अपने डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के फंक्शंस होते हैं इनमें देखा होता है, या डिफरेंट इवेंट्स में देखा होता है उनको आते हुए, या कुछ उनके नाम सुने होते हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है, कहीं कोई डिबेट में बोल के कुछ या किसी बात पे वॉइस रेज करके। तो लोकली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बहुत अच्छे से जानते होते हैं। और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमें भी पता है हमने 5 years के बाद वोट कास्ट नहीं करनी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि हमारा जब भी वोट होता है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे हैव डन। अगर उन्होंने अप्रोप्रिएटली वर्क नहीं किया है तो हम भी उनको इलेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस बिटवीन पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। इस सिस्टम में चॉइस सिर्फ और सिर्फ पार्टीज में नहीं है। हो सकता है मुझे पार्टी पसंद हो लेकिन कैंडिडेट पसंद ना हो, और हो सकता है मुझे कैंडिडेट पसंद हो लेकिन मुझे पार्टी पसंद ना हो। तो इसमें मेरी अपनी इंडिविजुअल चॉइस चलती है बिटवीन या पार्टी के या कैंडिडेट के। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे जनरल इलेक्शन होते हैं तो काफ़ी लोग उसमें भी वोट करते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन सा कैंडिडेट चाहिए। तो चाहे मेरे पास जो लोकल कैंडिडेट है वो मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस पार्टी का पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैं इन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो है अपना वोट कास्ट कर देती हूँ। तो इस हिसाब से लोगों के पास पार्टीज में भी बहुत सारी चॉइसेस इमर्ज होती हैं एंड एज वेल एज कैंडिडेट्स में भी। फिर ये वोटर्स को इनकरेज करता है कि वो बाहर जाएं और वोट करें। तो इसी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बाहर निकलते हैं जो वोट कास्ट करते हैं, और हर एक कम्युनिटी के लोग, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक अलग अलग सेगमेंट के लोग, सोशल ग्रुप के लोग बाहर निकल के आते हैं, या तो वो
पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं या कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस, या लोग सब मिलके, अलग अलग डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स मिलके अपनी स्टेट के लिए अलग से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस कि उन्होंने कैसा काम किया है और कैसा नहीं। फर्दर हम लोग चलते हैं इसके डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस के इस सिस्टम के। तो इसमें भी सबसे पहला है नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सामने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनसे खुश नहीं हैं, इसीलिए जो नोटा का ऑप्शन है लोग यूज़ करते हैं। ऐसा ही मैंने एक केस देखा था जिसमें कि लोगों को, मध्य प्रदेश का था, कि जिसमें लोगों को जो ओपोनेंट पार्टी थे वो जाके किसी और पार्टी में मर्ज हो गए जिनको टिकट दी थी, तो ऑब्वियसली अब कोई उनके अगेंस्ट नहीं था। तो उन जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने 1 लाख अबव नोटा प्रेस किया था क्योंकि उनको एक पार्टी के अगेंस्ट कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव नज़र ही नहीं आया। तो वो अपने आप में एक हिस्ट्री थी कि इतने लोगों ने नोटा को जो है प्रेस कर दिया है। देन फर्दर स्मॉल पार्टीज हैव लेस चांस, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज़ हैं या स्मॉल पार्टीज़ हैं उनकी तो उतनी से ही नहीं रहती है इसमें। अब ये तो लोकसभा इलेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं उनको कंबाइन होना पड़ता है लार्जेस्ट पार्टीज़ के साथ या नेशनल पार्टीज़ के साथ, ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। एट देयर ओन स्मॉलेस्ट पार्टीज़ कुछ नहीं कर सकती इन जनरल इलेक्शंस। हाँ, वो आपको नंबर इंक्रीज करने में हेल्प कर देंगी, इसीलिए वो जहाँ कन्वीनियंट होता है, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे कोई मेजॉरिटी साइड हो, वो उधर चली जाती हैं। पर ऐसा नहीं होता कि स्मॉलेस्ट पार्टीज को रीजन में भी लोग इतना ज़्यादा, अगर किसी भी रीजन की कोई रीजनल पार्टी है तो उसको भी लोग इतनी ज़्यादा वोट दे देंगे, नहीं। क्योंकि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए तो लोगों के माइंडसेट में सबसे पहली बात यही रहती है कि हमारा ये स्टेट इलेक्शन नहीं है यहाँ पे रीजनल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, ये स्टेट जनरल इलेक्शन है जहाँ पे हमने पीएम सिलेक्ट करना है। तो इसलिए उनको कम प्रेफरेंस देके लोग मेजर पार्टीज में, जैसे बीजेपी हो जाए या कांग्रेस हो जाए, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में ही कंपटीशन चलता है। रीजनल पार्टी को इस टाइम लेस इंपॉर्टेंस मिलती है। फिर सबसे बड़ा डीमेरिट इसका ये है कि कंट्री में कॉमनल डिवीजन कर दी जाती है, क्योंकि जब तक लोगों को कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया जाता है, तो देखो इंडिया की पॉलिटिक्स चलती ही इसी पे है। इंडिया का डिवीजन भी इसी बेसिस पे हुआ था, पार्टीशन भी इसी बेसिस पे हुआ था, और उसके बाद से तब से लेके अब तक हमारी पॉलिटिक्स भी इसी बेस पे चलती है कि किसी तरह से भी हम कॉमनल डिवीजन जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। तो जिस कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया, उनकी वोट उनकी फेवर में चली जाएगी। तो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि कंट्री को डिवाइड कर देता है ये सिस्टम। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरिट्स, फर्स्ट पास द पोस्ट, आपको अच्छे से अभी तक जितने हमने 3 डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस किए हैं बहुत अच्छे से बाय हार्ट समझ आ गए हैं। इसीलिए इस लेक्चर को आज हम यहीं रोकते हैं और जल्दी ही कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर आएगा विद द लेफ्ट डीमेरिट्स एज वेल एज PR सिस्टम, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तब तक के लिए सोशल स्फीयर बाय वनीता पे एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए और जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाकी के बचे डीमेरिट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।